हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव गवर्नमेंट वीओआईटी पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग से बोल रहा हूँ। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं साउंड प्रोडक्शन इन इंसेक्ट। ये आपके एंटोमोलॉजी स्पेशल पेपर में यूजफुल होगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि इंसेक्ट के पास कोई साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन नहीं होता है, फिर भी इंसेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। ह्यूमन के पास एक वेल एस्टेब्लिश साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, वोकल कॉर्ड है आपके पास, 4 कार्टिलेज ये सपोर्टेड है, cricoid cartilage, retinoid cartilage, thyroid cartilage, cartilage of Santorini, but supported by 2 sets of the muscles, semilunar sets of muscle and tympaniform set of muscles. ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। चारों कार्टिलेज का वाइब्रेशन, फ्रिक्शन से वाइब्रेशन जनरेट होगा और उस फ्रिक्शन को मेंटेन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है आपके ब्रेन से आने वाला नर्व इम्पल्स। इसलिए आप जो चाहते हैं वही बोलते हैं। बट इंसेक्ट के पास ये सिस्टम नहीं है, उसके बाद भी इंसेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। हमें यही समझना है इस चैप्टर में कि इंसेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता कैसे है। इससे पहले आप जानते हुएगा इंसेक्ट हेक्सापोडा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक क्लास है, शायद इस लैंड का सबसे बड़ा क्लास है। आर्थ्रोपोडा ही अपने आप में सबसे बड़ा फाइलम है और सबसे बड़े फाइलम का सबसे बड़ा क्लास ये क्लास इंसेक्टा है। क्यों ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इवॉल्व किया और सरवाइव किया, उसका एक इम्पॉर्टेंट कारण इसके बॉडी के ऊपर क्यूटिकुलर लेयर है। कुछ और भी दूसरे कारण हैं, बट एक जो इसके सर्वाइवल का इम्पॉर्टेंट कारण है, उसमें बॉडी के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट लेयर है, क्यूटिकुलर लेयर। और वह पार्ट जहाँ क्यूटिकल नहीं है, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के रूप में आप जानते हैं, जिसके कारण इंसेक्ट के बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। यही क्यूटिकल साउंड प्रोडक्शन में यहाँ काफ़ी हेल्पफुल है, जो डिफरेंट तरीके से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में क्यूटिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट किया है और इवोल्यूशनरी नीड के अनुसार एडेप्टेशन के परिणाम स्वरूप वो अलग अलग मैकेनिज्म को यूज करके साउंड प्रोड्यूस करता है, कम्युनिकेशन के लिए, अपने सोसाइटी के बीच, अपने मेंबर के बीच, और कुछ इंडिकेट करने के लिए। साउंड प्रोडक्शन के मैकेनिज्म जो इंसेक्ट में इन्वॉल्व है उस पर जाऊँ उससे पहले थोड़ी सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझिए। 3-4-5 पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा ठीक से समझिए। फर्स्ट पॉइंट है, साउंड मे बी कंटिन्यूअस एज इन द केस ऑफ नॉइज प्रोडक्शंस बाय वाइब्रेशन ऑफ विंग्स। केवल इंसेक्ट के वाइब्रेशन से ये नॉइज जनरेट करेगा। सेकेंड है, साउंड मे बी डिस्क्रीट इफ सेपरेटेड बाय इंटरवल ऑफ साइलेंस। जो इंसेक्ट में कॉमन है, कॉमन फीचर है, बीच बीच में रुक कर वह डिस्क्रीट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ह्यूमन यूनिटी साउंड परसीव कर रहा है, जिसे आप चर्प कहते हैं, और उसमें एक सिंगल पल्स होता है। लेकिन क्रिकेट में देखिए तो सेवरल पल्स है, सीरीज ऑफ पल्स। हाँ, क्रिकेट के केस में क्रिकेट इंसेक्ट है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। एक पल्स को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? एज ए डिस्क्रीट ट्रेन ऑफ साउंड वेव, एंड द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय a single contraction and relaxation of operating muscle is called a syllable, and this may consist of one or more pulse. एक syllable में एक से ज्यादा पल्स आपको मिलेगा। The basic group of syllable is known as aching. So ये कुछ 5-6 बेसिक फिजियोलॉजिकल फीचर्स हैं साउंड का, जिसके जैसे हम आप फॉलो करते हैं, इंसेक्ट में उसको फॉलो करता है। क्या देखिए, क्या मेथड है इंसेक्ट में साउंड प्रोडक्शन के लिए? अलग अलग मेथड वो यूज कर रहा है, क्योंकि उसके पास वोकल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। पहला, by friction of one part of body against another. Second, by trapping part of body against an external object. Third, by vibration of wing or thoracic wall. Fourth, by vibration of a special membrane. Fifth, by emission of air from the body part. And sixth, by some other activities. So ये 5-6 मेथड्स को फॉलो करता है साउंड प्रोडक्शन के लिए। एक एक करके सारे मेथड को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो इस मेथड के थ्रू साउंड प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट देखिए, बाय फ्रिक्शन ऑफ वन पार्ट ऑफ बॉडी अगेंस्ट अनदर। चूंकि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट के बीच फ्रिक्शन क्रिएट करेगा और फ्रिक्शन क्रिएट करके साउंड प्रोड्यूस करेगा, इसलिए नॉर्मली हम लोग इसे स्टिमुलेशन बोलते हैं। और उस पूरे प्रोसेस में जो पार्ट इन्वॉल्व है उसको आप स्टिमुलेटिंग ऑर्गन के नाम से जानेंगे। काफी कॉमन है कि अपने बॉडी के एक पार्ट को बॉडी के दूसरे पार्ट के बीच फ्रिक्शन करा के साउंड जनरेट करे। ये काफी कॉमन है। ऑर्थोप्टेरा, कॉलियोप्टेरा, हेट्रोप्टेरा, हेमिप्टेरा, लेपिडेप्टेरा एंड कुछ दूसरे ग्रुप में भी।
ये सभी में कैसे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। पहला देखें हम लोग ऑर्थोप्टेरा। दो तरीके से ऑर्थोप्टेरा बॉडी के डिफरेंट पार्ट में फ्रिक्शन करा के साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेशंस और दूसरा फीमोरो इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेशंस। यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इलेक्ट्रॉन। आप अगर इंसेक्ट के ऑर्गेनाइजेशंस को ठीक से देखिए तो आपको मालूम होगा उसके बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। एंड थोरैक्स का डॉर्सल पार्ट से विंग निकलता है, 2 पेयर्स विंग निकलता है, द फोर विंग एंड द हाइंड विंग। बट फोरविंग जनरली क्यूटिकुलराइज्ड रहता है, कुछ में बहुत ज्यादा, जैसे कोलियोप्टेरस जो एपिटल ग्रुप है उसमें बहुत ज्यादा क्यूटिकुलराइज्ड स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन कुछ में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाइंड विंग की तुलना में काफी क्यूटिकुलराइज्ड होता है। और बहुत सारे इंसेक्ट में तो हाइंड विंग एडेप्टेड है दूसरे फॉर्म में, जो आपको विंग के फॉर्म में विजिबल भी नहीं है। बट जो इलेक्ट्रल स्ट्रक्चर बनाता है उसमें क्यूटिकल का हार्ड लेयर होने के साथ साथ, आप शायद आपको याद हो कि क्यूटिकल में बीटा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहता है, और इस बीटा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ईच मॉइटी के सेकेंड कार्बन पर अल्कोहलिक ग्रुप रिप्लेस्ड रहता है बाय एन एसिटाइल एमाइनो ग्रुप, और उस एन एसिटाइल एमाइनो ग्रुप के साथ लॉट ऑफ अदर प्रोटीन्स एंड सपोर्टिंग कंपोनेंट्स जुड़ जाते हैं। सरप्राइजिंग ये है कि इंसेक्ट का ये ऑर्गेनाइजेशन आज जिस नैनो पार्टिकल की हम लोग बात कर रहे हैं उस नैनो पार्टिकल के प्रिंसिपल पर है, और इसलिए चूंकि अलग अलग वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स में जुड़ता है तो अलग अलग उसमें कलर बैंड भी बन जाते हैं। अब इसी ऑर्गेनाइजेशन के कारण ये एक रिजिड स्ट्रक्चर हो जाता है, और रिजिडिटी के कारण ये वाइब्रेशन करके साउंड प्रोड्यूस करेगा। जैसे ग्राइवाइडिया में अगर आप देखें तो देखिए ईच इलेक्ट्रॉन हैज क्यूबिटल वेन। विंग्स के ऊपर फाइन वेन लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, फिर वेनिसन से एक अलग चैप्टर ही है। सो यहाँ जो क्यूबिटल वेन है इन ईच इलेक्ट्रॉन which is modified to tooth file, while on edge of opposite electron is a ridge forming a scraper and right electron overlap the left. एक पे आपका इलेक्ट्रॉन पे क्यूबिटल वेन के पास टूथ फाइल लाइक स्ट्रक्चर बना, और दूसरे पे एक अलग रिज स्क्रैपर लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है, और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। जब ये साउंड प्रोड्यूस करता है तो दोनों 50 to 40 डिग्री एंगल पे ऊपर उठता है, देन खुलेगा एंड क्लोज होगा। इससे दोनों के बीच स्क्रैपिंग होगा। स्क्रैपर जो है वह फाइल जो बना था उसको रैस्प करेगा, उसमें घर्षण करेगा, और घर्षण से एक वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन से साउंड जनरेट होता है। सो इसके फोरिन इलेक्ट्रॉन में मॉडिफिकेशन है, अपोजिट में एक साइड रैस्प बना है, दूसरी साइड स्क्रैपर बना है, और उन दोनों के बीच एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन हो रहा है, ओपन एंड क्लोज हो रहा है, रैस्पिंग हो रहा है, और रैस्पिंग से यहाँ साउंड जनरेट कर रहा है। डेफिनेटली अगर एक किसी मीनिंगफुल साउंड को जनरेट करना है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, और फ्रीक्वेंसी जब कांस्टेंट रहेगा, रबिंग का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, तब एक पर्टिकुलर साउंड जनरेट होगा पर्टिकुलर कम्युनिकेशंस के लिए। इन ग्राइलाक्रिडिटी में देखिए तो rays on the side of second or third abdominal segments are rubbed by the posterior femur to produce sound. यहाँ abdominal segments का रबिंग कर रहा है posterior femur के साथ, तब जाके रबिंग से एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जनरेट हो रहा है। इन ग्राइलस में अगर आप देखते हो साउंड आर जनरेटेड बाय टूथ इम्पार्ट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिंग सॉन्ग इज 4 किलोहर्ट्ज, but due to vibration of some other parts of the electron at their natural frequency, total calling frequency raises by 14 kilohertz sound. नॉर्मल कंडीशन में 4 किलोहर्ट्ज, बट तो चाहे तो वाइब्रेशन बढ़ाकर 14 किलोहर्ट्ज तक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जस्ट वाइब्रेशन को बढ़ाकर। In some insect during courtship, song 14 kHz meaning kilohertz is the principal frequency and corresponding with the higher to the impact rate, but there are additional components which much higher frequency. कोर्टशिप बिहेवियर मीनिंग जब इंसेक्ट रिप्रोडक्टिव फेनोमेना के लिए इन्वॉल्व होता है उसमें तो नॉर्मली ये 14 किलोहर्ट्ज साउंड जनरेट करेगा वाइब्रेशन करके, बट वो डिफरेंट फैक्टर्स में डिफरेंट तरीके से इस फ्रीक्वेंसी को काफी बढ़ा भी है। ग्रायोटाल्पा आप सभी देखते हुएगा, ग्रायोटाल्पा काफी फ्रिक्वेंटली हमारे छत्तीसगढ़ के सोसाइटी में देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टली एक बरो बना ले रहा है, और इस बरो में टनल है, एक सामने कंटिन्यूअस फिगर में मैंने दिखाया कंटिन्यूएशन ऑफ द बरो, और पीछे 2 ओपनिंग है, और इसके अंदर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाकर वो बैठा हुआ है। विंग में हॉर्न बना हुआ है,
और स्विंग के हॉर्न में फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है और फ्रिक्शन क्रिएट करने से साउंड प्रोड्यूस करेगा। और ये साउंड चूंकि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका एम्पलीफिकेशन हो जाता है। 3.5 किलोहर्ट्ज तक का साउंड यहाँ जनरेट कर लेता है, जो नियर अबाउट 600 मीटर तक जा सकता है। 600 मीटर काफी लंबा डिस्टेंस है, हाफ किलोमीटर से ज्यादा हो गया, और मुझे नहीं लगता कि इतना साउंड हम लोग जनरेट कर पाते हैं। लेकिन ये क्रायोटाल्पा एक छोटा सा बरो बना के अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट करके 600 मीटर तक अपने साउंड को फैला देता है। ग्राइलिड्स में देखिए, ग्राइलिड्स में भी एक यूनिक फीचर है। यहाँ हम ये देखते हैं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को ओपन एंड क्लोज करता रहता है। इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस में साउंड जनरेट हो रहा है। यहाँ राइट साइड में इलेक्ट्रॉन क्लोजिंग प्रोसेस चल रहा है और इलेक्ट्रॉन क्लोजिंग में साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन ओपनिंग हो रहा है। ओपनिंग में भी थोड़े बहुत साउंड प्रोड्यूस होते हैं, बट मेनली ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्लोजिंग जब करता है, उस क्लोजिंग के टाइम में दोनों के बीच एक वाइब्रेशन होता है, फ्रिक्शनल कांटेक्ट एंड वाइब्रेशन होता है, और इस वाइब्रेशन से यहाँ साउंड जनरेट होता है, क्योंकि उसमें जो टूथ इंपैक्ट है वह टूथ इंपैक्ट आपस में फ्रिक्शन करते हैं, और फ्रिक्शन करने से वहां साउंड जनरेट होगा। सेकेंड, इन गॉनिड्स में देखिए, टिटिगोनिड्स में यहाँ जो है टूथ इंपैक्ट causes the electron to vibrate. यहाँ different parts vibrate with their own natural frequency. एग्जाम्पल के तौर पे पैटिलिस में देख रहे हैं, the main component of the song is in the range of 15 to 30 kHz kilohertz, but frequencies as high as up to the 120 kilohertz. यहाँ काफी हाई जस्ट एक वाइब्रेशन से क्रिएट किया। In most acridioidea, sound is produced by the rubbing the hind femora against the electron. अपने लेग के पोस्टर पार्ट का जो फीमरल पार्ट है उसको जस्ट ये इलेक्ट्रॉन जो फोरिन का पार्ट, मॉडिफाइड पार्ट है, उससे रबिंग कर रहा है। एक एग्जांपल यहाँ है, इन एक्रिनिडी ए रिज ऑन द inside of the hind femur rasped against an irregular intercalary vein, while in Gomphocerini a raw page on the femur is rubbed against this vein on the electron. This causes the electron to vibrate with their natural frequency and so produce a sound of 2 to 50 kilohertz. यहाँ भी जस्ट फीमर का रैस्पिंग कर रहा है एक पर्टिकुलर वेन जो मॉडिफाइड है इन द इलेक्ट्रॉन उसके साथ, और वाइब्रेशन करके ये फिर काफी हाई साउंड 2 to 50 किलोहर्ट्ज तक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस फिगर से उसी को मैंने दिखाने का कोशिश किया है। ये फीमर है, फीमर छोटा छोटा डॉट मैंने बना रखा है, दरअसल वह स्मॉल डॉट पिग्स हैं, और पिग्स का स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड में अलग से निकाल कर दिखाने का कोशिश किया है। आप यहाँ साफ साफ देख रहे हैं कि इस पिग्स में वो इलेक्ट्रॉन से वाइब्रेशन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन फोरिन का मॉडिफिकेशन है उसके साथ वाइब्रेशन करेगा। वाइब्रेशन फ्रिक्शन किसके साथ होगा? इस पिग्स के साथ, और पिग्स से जो वाइब्रेशन होगा, फ्रीक्वेंसी निकलेगी, उससे यहाँ साउंड जनरेट करेगा। दूसरे आप कॉर्थिपस के केस में अगर आइए तो both legs moves up and down in a series of sound producing vibration, but in addition one leg produces a louder pulse of sound by a sharp downward movement. ये अलग अलग इंसेक्ट का अपना अलग अलग मॉडिफिकेशन रहता है। दोनों लेग इन्वॉल्व है, बट एक लेग में ज्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है डाउनवर्ड मूवमेंट के टाइम में। And at the beginning of stridulations, each syllable consists of 10 to 12 pairs of pulses produced during the vibrative phase of movement, and towards the end of the akim there may be 26 to 28 leg vibrations and sound pulse. तो अलग अलग इंसेक्ट का अपना ये अलग अलग फीचर्स है। कुछ और भी इंसेक्ट के केस में अगर हम देखें तो ग्राइलीड में और टेटिग्निड्स में स्टिमुलेशंस इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ विंग, एंड द सेम मसल्स आर यूज्ड इन फ्लाइट एंड स्टिमुलेशंस। विंग के मूवमेंट में जो मसल्स इन्वॉल्व है वही मसल्स वाइब्रेशन भी क्रिएट करा रहा है, जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, स्टिमुलेशन हो रहा है। एक्रिडेट्स में स्टिमुलेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय मूवमेंट ऑफ फेमोरा, सो मसल्स एट प्लूरोकॉक्सल एंड coxotrochanter joints are involved. Songs of Orthoptera are generally characteristics of the species and sometimes allow morphologically very similar sibling species to be distinguished. हर स्पीसीज अपने मेंबर्स के लिए साउंड जनरेट करता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि सिबलिंग स्पीसीज हैं तो वहां थोड़ी सिमिलरिटी आ जाती है इंसेक्ट्स में। हेट्रोप्टेरन में देखिए, यहाँ हेट्रोप्टेरन में
different methods, more than 15 different methods have been recorded for the stimulation in the sound productions by frictional mechanism among Pentatomorphomorpha. But most common mechanism involve a file on the ventral surface rubbed by a scraper on the leg or file on wing rubbed against a scraper on the dorsal surface of the body. अक्सर हाँ देखने को मिलता है कि एक स्क्रैपर है और वह लेग से बॉडी के एब्डोमिनल पार्ट में स्क्रैपर है, वह लेग से स्क्रैप कर रहा है, स्क्रैप करके वह साउंड प्रोड्यूस करने का कोशिश करता है। जैसे यहाँ रेडियो आइडिया के केस में हम देख रहे हैं कि फाइल बिटवीन द फ्रंट लेग व्हिच इज रास्प्ड बाय द टिप ऑफ द रोस्ट्रम, वो देखिए इस फिगर में देखिए यहाँ फाइल बना हुआ है और इस फाइल पे जो रोस्ट्रम है, रोस्ट्रम से वह रैस्पिंग कर रहा है और रैस्पिंग से वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन से साउंड जनरेट होगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सिंपल रैस्पिंग ये नहीं है। कहीं भी अगर आप इस तरीके की बात सुन है कि फ्रिक्शनल कांटेक्ट बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन और फ्रिक्शनल कांटेक्ट बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एट द फीमरल पार्ट और फ्रिक्शनल कांटेक्ट बिटवीन द रोस्ट्रम एंड दिस सच टाइप ऑफ एब्डोमिनल फाइल्स, तो ये भी काफी कंट्रोल्ड है। एक सेकेंड में कितनी बार करें, कंट्रोल्ड है, तभी वाइब्रेशन कंट्रोल्ड होगा और तभी एक पर्टिकुलर साउंड जनरेट होगा। हम आपके बॉडी में ब्रेन है, जो ब्रेन टिम्पैनिफॉर्मिस मसल से मिलियनर सेट ऑफ मसल्स जो है ग्रुप ऑफ मसल्स, उस मसल्स में वाइब्रेशन क्रिएट करा रहा है और जिस वाइब्रेशन से एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में कार्टिलेज के बीच कॉन्ट्रैक्शन होगा और साउंड जनरेट होगा। यहाँ भी ये सिस्टम है, ठीक है। इसके पास जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा हम लोग से अलग है। आप जानते ही होगा कि इंसेक्ट के केस में नर्वस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द बॉडी, लाइक एंटीरियर पार्ट में सेरेब्रल गैंग्लिया, सब इसोफेजियल गैंग्लिया, दे 3 इंसेक्ट में 3 थोड़े से पार्ट रहता है, सो 3 थोड़े सी गैंग्लिया थोड़ा साइज में बड़ा रहता है। देयर आफ्टर एब्डोमिनल गैंग्लिया हर सेगमेंट में एक है और लास्ट में एब्डोमिनल गैंग्लिया अलग अलग इंसेक्ट में मॉडिफाइड रहता है। ये सभी गैंग्लिया फ्रॉम सेरेब्रल टू लास्ट जो एब्डोमिनल गैंग्लिया है, कहीं पे सिंगल नर्व से, कहीं पे 2 नर्व से वेंट्रल नर्व कॉर्ड की तरह कनेक्टेड है और हर गैंग्लिया से नर्व ओरिजिनेटेड है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सो गैंग्लिया और सभी गैंग्लिया को वेंट्रल नर्व कॉर्ड के रूप में जोड़ने वाला को आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ले लेते हैं और हर गैंग्लिया से निकलने वाले नर्व को आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ले लेते हैं। इसके अलावा यहाँ भी कुछ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इंसेक्ट में कुछ ऑटोनॉमिक सिस्टम भी, नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट है। बट जब यहाँ कोई बॉडी का कोई पार्ट बॉडी के मूवमेंट के लिए ऑपरेट हो रहा है तो रिलेटेड गैंग्लिया से उसके लिए नर्व इम्पल्स आ रहा है। यहाँ भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेंज ऑफ साउंड के लिए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शन चलेगा इस बॉडी के रिलेटेड पार्ट में। रिलेटेड पार्ट कहने का मीनिंग मैकेनाइज्ड बाय द रिलेटेड मस्कुलर सिस्टम। कोलियोप्टेरन के केस में देखिए, कोलियोप्टेरन से बिटिल ग्रुप है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि आर्थ्रोपोडा आइसलैंड का सबसे बड़ा फाइलम है और उसमें सबसे बड़ा क्लास इंसेक्टा, और उस इंसेक्टा के अंदर हम देखें सबसे बड़ा ऑर्डर क्या है तो ये कोलियोप्टेरा है, बिटिल्स है। ये भी साउंड जनरेट कर रहा है। कैसे? बेसिकली इन दिस ग्रुप वन पार्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन फॉर्म्स ए फाइल लाइक एरिया व्हिच इज रब्ड बाय एन एडजेसेंट रीजन व्हेन द टू अंडरगोज रिलेटिव मूवमेंट। दो पार्ट अगर पास पास में है तो उनके पास एडेप्टेशन है, दोनों पार्ट के बीच एडेप्टेशन है इन द एक्सोस्केलेटल में। कोलियोप्टेरन्स में एक्सोस्केलेटल इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, सबसे ज्यादा हार्ड उसी के केस में देखने को मिलता है। तो टू कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में रबिंग एडेप्टेशन है, वहां जस्ट रबिंग करेगा जिससे वाइब्रेशन होगा और साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। देन ऑक्सीलिया के में स्टेटेड रिज along with the ridge in the electron is rubbed by ridged area on the hind femur के साथ ये इलेक्ट्रॉन एंड हाइंड फीमर इनके बीच हो रहा है। टिप्टेरा के सॉरी लेपिडोप्टेरा के केस में देखिए, लेपिडोप्टेरा आपका बटरफ्लाई एंड मॉथ ग्रुप है। यहाँ भी हिसिंग और रस्टलिंग साउंड जनरेट ये करता है। कैसे? तो 3 मैकेनिज्म यहाँ है क्लियर। एक है फ्रिक्शन बिटवीन द फोर एंड द हाइंड विंग, इस दोनों के बीच फ्रिक्शन होगा। सेकंड है फ्रिक्शन बिटवीन लेग एंड विंग। थर्ड है फ्रिक्शन बिटवीन एडजेसेंट पार्ट ऑफ थोरेसिक वॉल, थोरेसिक वॉल के आसपास का जो पार्ट है उनके बीच फ्रिक्शन। एंड फोर्थ है फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट ऑफ थर्ड एब्डोमिनल स्टर्नम एंड एन इनफोल्डिंग ऑफ द एडजेसेंट स्टर्नोक्यूलर रीजन्स। सो ये 3-4 मैकेनिज्म है बिटवीन दो विंग के बीच में, या लेग और विंग के बीच में, या थोरेसिक वॉल के एडजेसेंट पार्ट के बीच में, या फिर इन एब्डोमिनल स्टर्नम और इनफोल्डिंग ऑफ द एडजेसेंट स्टर्नोक्यूलर रीजन। स्टर्नम के पास जो स्टर्नोक्यूलर रीजन है उसमें जो इनफोल्डिंग है उनके बीच फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन से साउंड जनरेट होता है।
कुछ केसेस में हमें देखने को मिलता है कि कोकुन साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी प्यूपा जो अंदर में है, कोकुन के अंदर है, वह भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। क्वेश्चन उठता है कि हाँ वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करेगा? वह कोकुन के अंदर मूवमेंट करता है और मूवमेंट से साउंड जनरेट होगा। बट अगेन मूवमेंट भी उसका सिंक्रोनाइज्ड है, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टाइल में ही मूवमेंट करेगा, तभी एक डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ वाइब्रेशन क्रिएट होगा और एक डेफिनेट साउंड वहां जनरेट होगा। सो उसके अंदर जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका मूवमेंट सिंक्रोनाइज्ड है। हाइमेनॉप्टेरन के केस में देखिए, यहाँ भी स्टूडिलेशन हो रहा है। इसके लिए भी इसके पास फाइल है ऑन द गैस्ट्रल टर्गम, जो स्टैप कर रहा है पोस्टीरियर एज ऑफ प्रोसीडिंग टर्गम टू प्रोड्यूस साउंड। जो गैस्ट्रल टर्गम है उसके पास, उसमें फाइल डेवलप किया और उसके बाद वाला आगे वाला जो टर्गम है उसके साथ वह फ्रिक्शन करेगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा। हाइमेनॉप्टेरन्स में नॉर्मली एपिस लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, मतलब हनी बी जिसके थोरिक्स एंड एब्डोमेन के बीच में काफी पतला जो रीजन रहता है। एंट में भी आप देखते होगा थोरिक्स एंड एब्डोमेन के बीच में काफी पतला पॉइंट रहता है। ओडोनाटा, ड्रैगन फ्लाई आप सबको जरूर याद होगा, ओडोनाटा उसी को इंडिकेट कर रहा है। वहां भी एक रबिंग ऑफ रिज एरिया ऑफ द एब्डोमिनल सेगमेंट बाय रिजेस इनर साइड ऑफ द हैंड फीमर्स, उसके साथ जब वो करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा हैंड फीमर के साथ, और एक जो एब्डोमिनल सेगमेंट है उनके बीच रबिंग हो रहा है। टिप्टेरा तो फ्लाई ग्रुप है। इसके केस में आप देखिएगा मेल डेकस ट्राउंस बाय द क्यूबिटो एनल एरिया ऑफ ईच विंग। ये क्यूबिटो एनल एरिया विंग का वेनेसेंस है। ईच विंग वाइब्रेट्स डॉर्सोवेंट्रली across two rows of 20 to 40 bristles on the third abdominal segment and thus producing a noise। so हाँ ये noise प्रोड्यूस करेगा। कभी कभी आप देखते हो कोई हाउस फ्लाई अगर आ गई तो नॉइज प्रोड्यूस कर रही है, वैसी मैकेनिज्म से नॉइज प्रोड्यूस कर रही है। हाँ देखिए इसमें मैंने दिखाने का कोशिश किया है, ये एंटीरियर वॉल ऑफ द गैस्टर है। इसमें देखिए फाइल्स बना हुआ है और इसमें फोल्ड करके ये स्क्रैपर बना है। इसी फाइल से ये स्क्रैपर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा और रैस्प करेगा, और रैस्पिंग से यहाँ वाइब्रेशन होगा और वाइब्रेशन से फिर ये साउंड जनरेट होता है। सो फर्स्ट ये स्टोरी था रिगार्डिंग फ्रिक्शनल कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडी पार्ट टू जनरेट द साउंड, मीनिंग फॉर द स्टूडिलेशंस। बट अब सेकेंड स्टोरी है दैट बाय ट्रैपिंग पार्ट ऑफ बॉडी अगेंस्ट एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, इंसेक्ट अपने बॉडी के किसी पार्ट को बाहर के किसी ऑब्जेक्ट के साथ ट्रैप करता है और ट्रैप करके साउंड जनरेट करेगा। डेफिनेटली उसमें भी पर्टिकुलर साउंड जनरेट करने के लिए ट्रैपिंग का स्पीड एंड ट्रैपिंग का प्रेशर कांस्टेंट होगा, तभी डेफिनेट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वहां जनरेट होगा। यहाँ कह रहा है द वेरियस इंसेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड बाय स्ट्राइकिंग द सबस्ट्रेटा मोस्टली विदाउट एनी रिलेटेड स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशंस। कोई एडेप्टेशन नहीं है उसके स्ट्रक्चर में, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, बट ऑपरेशनल स्पेसिफिकेशंस है। अगर अपने लेग को किसी सबस्ट्रेटम पे पटक रहा है तो डेफिनेट स्पीड से, डेफिनेट प्रेशर से, उसके लेग में उसके लिए अलग से कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। जैसे हम लोगों ने अभी देखा जब बॉडी के दो पार्ट के बीच फ्रिक्शन कांटेक्ट करा रहा है तो बॉडी के दो पार्ट में मॉडिफिकेशन है, बट विदाउट मॉडिफिकेशन भी वह सबस्ट्रेटम पे ट्रैपिंग करके साउंड जनरेट करने में कैपेबल है। कुछ एग्जांपल आइए इसका देखें। इन फीमेल क्लोथीला have a small knob on the ventral surface of the abdomen with which they trap the ground। एब्डोमेन पे एक छोटा सा नॉब है उसके पास। ये एडेप्टेशन साउंड प्रोडक्शन के लिए नहीं है, बॉडी के दूसरे फंक्शन के लिए है, उसको ट्रैप कर रहा है बॉडी पे किसी सबस्ट्रेटम पे। द डेथ वॉच बिटिन प्रोड्यूसेस ट्रैपिंग साउंड बाय बेंडिंग इट्स हेड डाउन एंड बैंगिंग इट against the floor of its burrow in the wood 7 to 8 times a second। हेड को फोल्ड किया और जो उसके बारों का वुड है उसको वो 7 से 8 बार अपने सिर को पटक रहा है पर सेकेंड, एक सेकेंड में 7 to 8 टाइम्स। और जब एक सेकेंड में 7 to 8 टाइम्स जस्ट बैंगिंग कर रहा है तो उस कंडीशंस में आप देखिएगा कि एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जनरेट होगा। ग्रासहॉपर में देखिए ड्रम्स ऑन द ग्राउंड विद इट्स हाइंड टिबिया एट द रेट इन द मेल ऑफ अबाउट 12 बीट पर सेकेंड। मेल ग्रासहॉपर अपने हाइंड टिबिया को धरती पे 12 टाइम एक सेकेंड में बीट करता है, इससे वो साउंड जनरेट करेगा। सोल्जर टर्माइट की कहानी आपको मालूम ही होगा, हैमरिंग द हेड्स अगेंस्ट द नेस्ट स्ट्रक्चर रिजल्टिंग वाइब्रेशंस। अगर आप टर्माइट कॉलोनी कहीं पढ़े हुएगा तो आपको मालूम होगा कि उसमें सिविलाइजेशन काफी ओल्ड है,
बल्कि प्रिजम्पशंस तो ये भी है कि ह्यूमन ओरिजिन से पहले इंसेक्ट में सिविलाइजेशन आ चुका था। आपको शायद मालूम होगा, अंदर के चेंबर में उसकी क्वीन है और चारों से सोल्जर्स हैं, वर्कर है, देयर आफ्टर सोल्जर्स है। आउटर पेरिफेरी में वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना कर रहता है। जब कोई बाहर से अटैक करता है तो पहले वो फाइट करता है, और जब उसको लगता है कि वो सरेंडर करने की स्थिति में आ गया है तो फिर वो अपने हेड को नेस्ट के वॉल से डेफिनेट फ्रिक्वेंसी से टकराता है, और उससे जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है वो वाइब्रेशन जस्ट अलार्म है उसके अदर वर्कर मेंबर्स एंड क्वीन के लिए कि अब आप भाग जाइए, हम हारने वाले हैं, अब आप भाग जाइए। और वहाँ भी उसने साउंड जनरेट करने के लिए एक अपने बॉडी पार्ट को ट्रैपिंग किया, हेड को ट्रैपिंग किया नेस्ट के वॉल पे। थर्ड मैकेनिज्म है वाइब्रेशन ऑफ विंग और थोरेसिक वॉल। बहुत सारे इंसेक्ट में केवल विंग में वाइब्रेशन एंड थोरेसिक वॉल में वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी देखने को मिला है, जो हमिंग और बजिंग साउंड यहाँ प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल देखें यहाँ, द मेल ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ ड्रोसोफिला इमिट्स कैरेक्टरिस्टिक कोर्टशिप सॉन्ग by a special wing vibration which consists of regular repeated pulse of sound. Particular courtship song के लिए, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के टाइम में by special wing vibration, उसका wing vibration वहाँ अलग तरीके का है जो नॉर्मल कंडीशन है उससे, और उसमें एक पर्टिकुलर पल्सेस, रिपीटेड पल्सेस को जनरेट कर रहा है जो स्पेसिफिक साउंड है इंडिकेट करने के लिए कि मेल कॉल कर रहा है फॉर द कोर्टशिप एक्टिविटी। सेकेंड है मेलिपोना वर्कर returning after a successful foraging flight, convey information about sight of food by producing sound by closing wings with 300 to 800 Hz frequency. जब ये आता है ये सर्च करके कि कहीं पे फूड है, तो इसको कन्वे करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए अपने कॉलोनी के मेंबर्स को, या विंग 300 to 800 Hz फ्रीक्वेंसी के साथ क्लोज कर रहा है। उससे जो साउंड जनरेट हो रहा है वो साउंड जस्ट इंडिकेट कर देगा कि फूड कहाँ अवेलेबल है। डिप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा में भी ऐसी कहानी है। एन इंडिपेंडेंट साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी अकरिंग ऑन ईच हाफ साइकिल ऑफ विंग बीट ड्यू टू कोऑर्डिनेशंस ऑफ थोरेसिक एक्सोस्केलेटल वाइब्रेशंस। जो थोरेसिक एक्सोस्केलेटल हैं उनके बीच वाइब्रेशन होने से जस्ट एक विंग में हाफ साइकिल, नॉट कंप्लीट, हाफ साइकिल बीट हो रहा है डिप्टेरा में एंड हाइमेनोप्टेरा में, और यहाँ भी वह जस्ट विंग में वाइब्रेशन करके या थोरेसिक वॉल में वाइब्रेशन करके साउंड कर रहा है। फोर्थ मैकेनिज्म by vibration of a special membrane, बॉडी में कुछ इंसेक्ट में स्पेशल मेम्ब्रेन बन जाता है और उस स्पेशल मेम्ब्रेन के थ्रू वह साउंड जनरेट करने में कैपेबल हो जाता है। खासकर ये कंडीशन हम होमोप्टेरा, हेट्रोप्टेरा एंड पेंटाटोमीडी के केस में और सिकेडिडी के केस में भी देखने को मिलता है। कुछ इंसेक्ट के बॉडी में स्पेशल स्ट्रक्चर एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और एयर सैक कुछ स्पेशल मसल से डिवाइडेड है, और बाहर एक मेम्ब्रेन है जो टिम्पैनम मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है। इनके बीच में वाइब्रेशन क्रिएट करेगा और वाइब्रेशन करके साउंड प्रोड्यूस करेगा। जैसे यहाँ सिकेड्स के केस में देखिए, सिकेडिडी फैमिली में यहाँ डोर्सोलेटरल रीजन ऑन फ्रंट सेगमेंट ऑफ प्लेटिप्लूरा ए क्यूटिकुलर टिम्बल रिमेन्स कवर्ड बाय टम्बल कवर and powerful timber muscles arising from sound abdominal sternum and attached to the inner surface of the timbal. The timbal is backed by an air sac which surrounds the muscles and communicates with the outside via metathorasic asparagus. The presence of air sac leaves the timbal free to vibrate with a minimum of the damping. इस फिगर में देखिए यहाँ पर सबसे आउटसाइड में ये बॉडी वॉल का सेक्शन है। सबसे आउटसाइड में आप देख रहे हैं कि एक टिम्बल कवर है और उसके नीचे एक टिम्बल प्रेजेंट है, टिम्बल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मतलब नॉट मेम्ब्रेन, टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है। एक मसल्स है टिम्बल मसल्स, और टेंसर मसल्स है वह दूसरा मसल्स है, टेंसर मसल्स भी प्रेजेंट है, और कई एयर सैक आप देख रहे हैं टिम्बल मसल्स के आउटसाइड एंड इनसाइड एंड सबसे पोस्टेड साइड सब जगह एयर सैक यहाँ प्रेजेंट है। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से एयर जो एयर सैक के अंदर है वो एस्पैरिकल्स के थ्रू बाहर निकलने का कोशिश करेगा, थोड़ी सी एस्पैरिकल्स के थ्रू बाहर निकलने का कोशिश करेगा। और अगर ये टिम्बल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन डेफिनिट फ्रीक्वेंसी के साथ है तो स्पीड ऑफ रिलीज ऑफ एयर फ्रॉम द एयर सैक थ्रू द एस्पैरिकल्स ये भी कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट रिलीज होने से एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन जनरेट होगा और वाइब्रेशन से एक साउंड क्रिएट होता है। सिकेड्स का नाम मैंने लिया, सिकेड्स सिकेडिडी ग्रुप को बिलोंग कर रहा है।
मेरे इंफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा साउंड जनरेट करने वाला इंसेक्ट है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कुटुम्बसर केव है, और कुटुम्बसर केव के पास, कुटुम्बसर केव से बाहर आने के बाद मैंने वहां इस सिकेट्स का साउंड सुना था। ये स्टोरी है, मतलब रिटन फॉर्म में आपको मिल जाएगा कि नियर अबाउट 4 to 5 किलोमीटर तक इसका साउंड चला जाता है। इसी मेकानिज्म से, जो मेकानिज्म अभी आप सामने देख रहे हैं, और 4 to 5 किलोमीटर काफी लंबा डिस्टेंस हुआ। मैंने इसका साउंड सुना है, रियली काफी हाई पिच साउंड होता है इसका। 4 to 5 किलोमीटर तो मैं मेजरमेंट नहीं किया हूँ, बट ये मैं बोल सकता हूँ कि काफी लॉन्ग डिस्टेंस से इसका साउंड ट्रेवल करेगा, जो इस टिम्बल मसल्स एंड टिम्बल वाइब्रेशन से जो जनरेट हो रहा है। देन ऑन कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको फिर कवर करने की जरूरत है। ऑन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टिम्बल, जो इन क्लॉक एंड आउट क्लॉक हो रहा है, उसमें क्या साउंड जनरेट हो रहा है। कुछ इंसेक्ट के केस में हम देख रहे हैं उसके बॉडी में एयर इमिशन जब हो रहा है बॉडी से, उस टाइम में साउंड जनरेट हो रहा है। लेपिडोप्टेरा के केस में देख रहे हैं, इन दिस केस एयर इज सक्ड थ्रू द प्रोबॉसिस by dilution of the pharynx, causing the pharynx to vibrate and create a pulsed air stream, resulting sound productions with 280 Hz frequency. प्रोबॉसिस है, अपने pharynx को डायलेट करेगा, प्रोबॉसिस से एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ साउंड आएगा, और उसके आने से एक वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन से नियर अबाउट 280 Hz फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड यहाँ जनरेट हो रहा है। दोनों कंडीशन में इस फिगर में हमने दिखाने का कोशिश किया है, जब वो इंस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहा है उस टाइम में जो प्रोबॉसिस है उसमें कैसे वो वाइब्रेशन आ रहा है, यहाँ पे एपिफेरेंजियल वाइब्रेशन, एपिफेरिंक्स वाइब्रेशन इस प्रोबॉसिस से। देन उस टाइम में जो पल्स एयर मूव कर रहा है, और एक एक्सप्रेशन के केस में फिर एक्सेलेंट एयर स्ट्रीम कैसे इन करेगा, क्योंकि एपिफेरेंजियल इरेक्ट हो चुका है, एपिफेरिंक्स उसका इरेक्ट हो चुका है, तब एक साउंड पल्स साउंड स्ट्रीम वहां पास, एयर स्ट्रीम वहां पास कर रहा है, और उस पास करने से उसमें वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन से वहां साउंड जनरेट हो रहा है। कुछ बॉडी के सम अदर एक्टिविटीज है, उस एक्टिविटी से भी यहाँ साउंड जनरेट हो जाता है। जैसे द वाइब्रेशन ऑफ द विंग इन फ्लाइट causes waves of comparison and refraction in the air and so produces a noise with some frequency of wing beat. केवल विंग बीट के थ्रू यहाँ कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा इस केस में। A swarm of शिष्टोसर्गा produces sound with a widely spread spectrum resembling random noise. शायद मालूम होगा आपको, शिष्टोसर्गा जब मूव करता है माइग्रेशन करता है, तो इसके माइग्रेशन के प्रोसेस में कंप्लीट स्वार्मिंग हो जाती है और उस कंप्लीट स्वार्मिंग के टाइम में उसके बॉडी पार्ट में जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन से एक पर्टिकुलर साउंड वहां जनरेट होता है। Bombus produces a high frequency of sound when it's collecting pollen. Pollen के टाइम में इस तरीके से सेलिफ्रॉन makes a similar noise when collecting mud to build it to the nest. अब देखते हुए बहुत सारे हेमिनोप्टेरन्स रहते हैं जो मड कलेक्ट करके लाते हैं और अपना नेस्ट बनाते हैं, फिर उसके अंदर अपने एक को डालता है, लार्वा डेवलप करता है। तो उस टाइम में जब वो मड कलेक्ट कर रहा है तब भी बॉडी के वाइब्रेशन से साउंड करता है। क्या सिग्निफिकेंस है इंसेक्ट में साउंड प्रोडक्शंस का, क्योंकि इसके पास साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन नहीं है, केवल बॉडी के पार्ट को यूज करके या कुछ पार्ट में एडेप्टेशन है, उस एडेप्टेशन से वो साउंड जनरेट कर रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसका पर्पस होगा, तभी जाकर इसके बॉडी में एडेप्टेशन हुआ। केवल सिंपल इसको बिहेवियरल चेंज नहीं बोल सकते। अगर सिंपल बिहेवियरल चेंज होता तो केवल बॉडी के ऑर्गन को विदाउट एनी एडेप्टेशन मूवमेंट कराने से साउंड जनरेट होता, क्योंकि एडेप्टेशन भी है। फर्स्ट पार्ट जो हम लोगों ने देखा बाय फ्रिक्शनल कांटेक्ट, वहाँ लॉट ऑफ एडेप्टेशन हमने देखा है। इसका मीनिंग है कि कुछ ना कुछ इसका पर्पस होगा इवोल्यूशनरी प्रोसेस में। दो तरीके का यहाँ आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशंस, वन इज द एक्स्ट्रा स्पेसिफिक, अनदर इज इंट्रा स्पेसिफिक। अपने आप समझ में आ रहा है, एक्स्ट्रा एंड इंट्रा दूसरे स्पीसीज के लिए सिग्नल देना और फिर अपने स्पीसीज के मेंबर्स को ही सिग्नल देना। यहाँ एक्स्ट्रा स्पेसिफिक में है द साउंड्स हैविंग एक्स्ट्रा स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस आर यूजुअली अनऑर्गेनाइज्ड साउंड। कोई डेफिनेट ऑर्गेनाइज्ड साउंड नहीं है। हैविंग नो रेगुलर पल्स, repetition frequency and covering a broad spectrum of frequency. Such type of sounds are produced by male, female and larvae for defense and warning. दूसरे स्पीसीज को वार्निंग देने के लिए और दूसरे स्पीसीज से डिफेंस करने के लिए सभी मेल भी, फीमेल भी और लार्वा सभी साउंड जनरेट कर रहा है। ये साउंड कोई ऑर्गेनाइज्ड साउंड नहीं है, इसमें कोई डेफिनेट पल्स नहीं है, बट ये वार्निंग के लिए काफी है दूसरे स्पीसीज के लिए। बट
इंटर स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस अलग है। यहाँ अपने ही स्पीसीज के मेंबर को साउंड दे रहा है और ये ऑर्गेनाइज साउंड होगा और यहाँ एक डिफरेंट पल्स होगा और किसी न किसी पर्पस के लिए होगा। नॉर्मली मेल इस बिहेवियर में इंटर स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करने में सबसे आगे रहता है। मेल का कंट्रीब्यूशन, मेजर कंट्रीब्यूशन इसके केस में है। क्या है ये? फर्स्ट यूज है इसका कोर्टशिप बिहेवियर। जब कभी रिप्रोडक्शन के लिए सिग्नल देना होता है तो रिप्रोडक्शन के लिए सिग्नल देने के टाइम में उसे साउंड देने की जरूरत पड़ती है, जस्ट अपोजिट पार्टनर को कॉल करने के लिए, इनवाइट करने के लिए। ऑर्थोप्टेरा के केस में देखते हैं, ऑर्थोप्टेरा सॉन्ग्स concerned with the calling, courtship, copulation, aggregation and alarm, and differing from each other in the pulse, repetition, frequency and form of pulse उसमें डिफर करेगा वो, बट पर्पस उसका कोर्टशिप के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसी का करना है। सेकेंड इसी से रिलेटेड है सेक्सुअल आइसोलेशन। यहाँ देखिए तो डिफरेंट सॉन्ग्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ग्रासहॉपर, क्रिकेट एंड सिकेट have the effect of enhancing the isolation of a species. For example, two species of grasshopper are similar in their morphology, but their songs have a specific character which attract specific species of courtship. कई स्पीसीज बिल्कुल सिमिलर दिख जाएंगे आपको, ग्रासहॉपर के केस में भी, क्रिकेट के केस में भी, देखने में सब एक समान लगेगा, लेकिन वो अलग अलग स्पीसीज है। फिर वहां कोर्टशिप के लिए जो इन्विटेशन देना है उसमें अलग अलग स्पीसीज अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जनरेट कर रहा है ताकि उसका पर्टिकुलर अपना ही स्पीसीज का मेंबर आए फॉर द कोर्टशिप एक्टिविटीज, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल स्पीसीज मेंबर के बीच ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है एग्रीगेशन। इंसेक्ट में भी ये बिहेवियर देखने को मिलता है, वो एग्रीगेशन होता है। कभी कभी देखते हुएगा आप एक ही पेड़ पे एक ही जगह बहुत सारा इंसेक्ट, एक ही स्पीसीज का इंसेक्ट आकर इकट्ठा हो गया, उसके लिए भी एक स्पेशल साउंड जनरेट करता है। और जब स्पेशल साउंड जनरेट, स्पेशल फ्रीक्वेंसी का साउंड जनरेट करेगा तो सारे इंसेक्ट एक जगह आ जाएंगे। जैसे सिकेट्स के केस में हम देखते हैं, one song leading to aggregation of male and female and resulting a clumping of species within a habitat so that particular tree may be occupied by a particular species। अक्सर आप देखिएगा कि एक ट्री एक ही स्पेसीज से पूरा ढक चुका है, कभी कभी ऐसा आप देखने को आपको मिलता होगा। उसके लिए ये एक स्पेसिफिक साउंड जनरेट करता है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जनरेट करता है। उनका क्या सोशल बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा अभी स्टडी करने की नीड है, बट ये है कि इंसेक्ट में एग्रीगेशन होता है और उस एग्रीगेशन का इन्विटेशन एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होता है। देन एग्रेसिव स्टिमुलेशंस भी देखने को मिलता है, गुस्सा दिखाने के लिए। इंसेक्ट में भी गुस्सा होता है और अपने गुस्सा को दिखाने के लिए भी वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्रिकेट के केस में आप देखते हैं, क्रिकेट की साउंड हम सभी सुने होंगे, खासकर शाम को कभी कभी क्रिकेट की आवाज आती है और कितनी हाई पिच ऑफ साउंड रहता है वो आपको जरूर मेमोरी में होगा। यहाँ भी है कि एक मेल अगर है तो एक मेल का नियर अबाउट एक अपना डिफरेंट टेरिटोरी हो जाता है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे फॉरेस्ट में टाइगर का होता है, एक अपना एरिया बना लेता है, यहाँ मेल क्रिकेट पे अपना एक एरिया बना लेता है नियर अबाउट 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें अगर कोई दूसरा क्रिकेट आ गया, दूसरा मेल क्रिकेट आ गया, फिर दोनों के बीच फाइटिंग होगी और उस टाइम वो हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच ऑफ साउंड जनरेट करते हुए फाइट करेगा। और ये फाइटिंग तब तक होती है जब तक एक मेल रिटायर ना हो जाए, मीनिंग या तो हार कर भाग न जाए या मारा न जाए। उसके बाद जो मेल जीतता है वो जीतने वाला काफी हाई एग्रेसिव साउंड प्रोड्यूस करता है बाय वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी पार्ट। Then next is sound communication in social and semi-social insects में भी देखने को मिल रहा है। जैसे एपिस वर्कर produce a pulse sound during a street run to their dance and the total period of sound production and the number of pulses is proportional to the distance from the food, this indicating food location। हनी बी की कहानी आप सबको मालूम होगा, जो वर्कर जाती है और देखकर आती है कि कहाँ वाटर है, कहाँ फूड है। आने के बाद वह जब वो राउंड डांस एंड वेबल डांस करती है उस टाइम ये साउंड जनरेट करता है। ये साउंड डायरेक्टली डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल रहता है, जो इंडिकेट करता है कि कहाँ पे फूड है, कहाँ पे वाटर है। पाइपिंग ऑफ क्वीन बी इज इंडिकेटिव अबाउट प्रेजेंस ऑफ वर्जिन क्वीन इन द कॉलोनी एंड इंडिकेटिंग वेयर शी इज फ्री और स्टिल क्लोज्ड विद इन द सेल। हनी बी की स्टोरी में आपको मालूम होगा हर मेंबर एक एक चेंबर के अंदर रहता है, और जब वो चेंबर के अंदर है तो अगर क्वीन है और वर्जिन है, मीनिंग वो न्यूट्रल फ्लाइट पे जाने वाली है, और अगर वो अभी प्यूपा से अंदर है, प्यूपा से बाहर है, उसको इंडिकेट करने के लिए वो एक साउंड जनरेट करे। सॉरी, प्यूपा बोला, वो सेल के अंदर है या सेल से बाहर है, उसके लिए वो पर्टिकुलर साउंड जनरेट करती है।
सो ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट आपको मिलेंगे जिसमें सोशल एक्टिविटीज के लिए जनरेट करता है। कंट्रोल कैसे होगा साउंड का? ठीक है, इंटरनल फैक्टर ये तो क्लियर है कि चाहे साउंड इंसेक्ट बिना साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन के भी करे, लेकिन बॉडी के ऑर्गन को यूज कर रहा है, और बॉडी के ऑर्गन के यूज करने के लिए बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, बॉडी पार्ट में मूवमेंट हो रहा है, और बॉडी पार्ट का मूवमेंट डेफिनेटली मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, और मसल्स का मूवमेंट डेफिनेटली नर्व पे इंडिकेट करेगा। ब्रेन फुल्ली डेवलप नहीं है, सेरेब्रल गैंग्लिया है ब्रेन की जगह, लेकिन नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो थोरेसिक गैंग्लिया मेन इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करता है, क्योंकि थोरेसिक गैंग्लिया ही विंग एंड लेग दोनों के लिए नर्व इंपल्स जनरेट करता है। कुछ पार्ट एब्डोमिनल पार्ट के लिए कुछ एब्डोमिनल गैंग्लिया का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, बट बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर है जो एक्सटर्नल फैक्टर साउंड प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, जिसमें एक है टेम्परेचर एंड लाइट। Grasshoppers since when air temperature is high, some insects are nocturnal and some are diurnal, so students according to their nature, जो रात्रिचर है वो रात में साउंड जनरेट करने लगता है, क्रिकेट खासकर, और जो डायरेनल है दिन में ही साउंड जनरेट करेगा। सो डेफिनेटली ये लाइट एंड एयर टेम्परेचर इसको रेगुलेट कर रहा है। कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर में एक है एक्सटर्नल फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल स्टिमुली आर ऑडिटरी एंड टेक्टाइल। The light or sound of another member of a species leads to singing, whereas tactile stimuli eliciting the warning stimulations of a bug। अलग अलग केस में या तो tactile टच करना या फिर auditory जो दूसरे साउंड आ रहा है वो इसको साउंड जनरेट करने के लिए स्टिमुलेट कर रहा है। इंटरनल फैक्टर में देखिए, मेल ग्रासहॉपर only sings when they are sexually mature and a brief interceptions of singing after copulations। जब वो सेक्सुअली मैच्योर है तभी मेल ग्रासहॉपर साउंड जनरेट कर रहा है, और कपलेशन के बाद वो साउंड जनरेट करना बंद करता है फॉर द टाइम बीइंग। हार्मोनल फैक्टर में ग्रासहॉपर ओनली सिंग्स व्हेन दे आर इन रिस्पॉन्सिव स्टेट, मीनिंग फुल मैच्योर्ड स्टेज बाय हार्मोनल इन्फ्लुएंस। ये भी देखा गया है कि जब ओवरी को रिमूव कर दिया गया तो फीमेल ग्रासहॉपर साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर दी। ओवरी प्रेजेंस था, मैच्योर्ड ओवरी था, उस कंडीशन में वहां वो साउंड प्रोड्यूस करना शुरू करती है, तो हमें एक हार्मोनल इन्फ्लुएंस मिल रहा है। फाइनली अगर हम लोग कंक्लूड करें तो मैं जो शुरू में बोला मैं वही कंक्लूड करना चाहूंगा यहाँ पे। द डिवाइस ऑफ साउंड प्रोडक्शन इन इंसेक्ट आर नॉट गिफ्ट ऑफ नेचर, but it is an evolutionary adaptation to solve various natural problems such as the attraction for mating, communication of different informations and defense etc. अगर नेचुरल गिफ्ट होता तो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन हम आपकी तरह उसके पास भी होता, लेकिन इवोल्यूशनरी फेनोमेना में चूंकि ये मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल के रूप में माना जाता है ऑन द लैंड, तो सर्वाइवल के लिए इसमें बहुत सारा एडेप्टेशन हुआ, और वेरी यूनिक एडेप्टेबिलिटी के कारण ही ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस में सबसे एपेक्स पे चला गया, और केवल अपने नीड को फुलफिल करने के लिए इवोल्यूशनरी प्रोसेस में अपने बॉडी में एडेप्टेशन लाया है। और मेन 3 नीड इसका दिख रहा है। फर्स्ट इज द अट्रैक्शन फॉर मेटिंग, सेकंड कम्युनिकेशन ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशंस टू अदर मेंबर, एंड थर्ड द डिफेंस। सो ये कंप्लीट स्टिमुलेशन मैकेनिज्म, स्टिमुलेटिंग ऑर्गन है इंसेक्ट के केस में, इसको आप कंपाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मेरे से कंसर्न है कॉपीराइट एक्ट से रिलेटेड, एंड फाइनली थैंक्स टू यू ऑल।